देखो आज जो है हम लोग विसर्ग संधि पढ़ने जा रहे हैं और कल हम लोग व्यंजन संधि पढ़े थे। व्यंजन संधि के 7 नियम बताए थे हम कल, है ना। और सब में जो है अलग अलग प्रकार का परिवर्तन होता था। ठीक उसी प्रकार इस विसर्ग संधि में भी हम 7 नियम को बताएंगे तुमको, और 7 नियम में अलग अलग तरह का परिवर्तन दिखेगा। अलग अलग तरह का क्या होगा, परिवर्तन दिखेगा। सब में अलग अलग प्रकार से संधियां होगी। और अब जो है हम विसर्ग संधि को सबसे पहले समझेंगे कि आखिर विसर्ग संधि को विसर्ग संधि क्यों कहा गया। तो इस बात को समझ लो कि विसर्ग के बाद संधि में क्या होगा, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, जरूरी नहीं है कि कोई स्वर होगा या जरूरी नहीं है कि कोई व्यंजन होगा, स्वर या व्यंजन के आने से जो भी परिवर्तन होता है उसी संधि को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का ये मतलब है, जैसे देखो ये प्रातः लिखा हुआ है, यहाँ पे विसर्ग है और इसके बाद एक व्यंजन वर्ण आया है काल, व्यंजन वर्ण है ना का। तो यहाँ पे चाहे जो भी संधि होगा, चाहे विसर्ग रहे या खत्म हो जाए, ओ बन जाए, सौ बन जाए, कुछ भी हो जाए, जो ये संधि हो रहा है ना विसर्ग के बाद, इसी संधि को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। और अभी तक जो हम लोग संधि पढ़ रहे थे उसमें कहीं पर विसर्ग देखने को मिला था नहीं ना, तो वो हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन संधि, इससे पहले पढ़े स्वर संधि, और आज जो पढ़ेंगे हम लोग विसर्ग संधि। और संधि का आज लास्ट क्लास है। विसर्ग संधि को बढ़िया से समझ लो और ताकि कभी भी संधि में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो तुम लोग सबसे पहले डिफिनेशन इसका समझ गए कि विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो नया शब्द बनता है या जिस प्रकार की भी संधि होती है, इसी संधि को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि जो होता है, विसर्ग संधि का सबसे पहला नियम सुनो कि विसर्ग के बाद यानी कैसे ओ हो जाता है विसर्ग। विसर्ग जो है सबसे पहले ओ का रूप कैसे होता है, समझ में आया, कैसे होता है उस चीज को समझो कि यदि विसर्ग के पहले, नियम इसका ये कहता है, पहला नियम देखो, यदि विसर्ग के पहले ओ, यदि विसर्ग के पहले ओ हो, समझ में आ रहा है, जो विसर्ग दिया हुआ है विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, ओ, और बाद में बाद में भी ओ, अथवा तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अथवा या कोमा रो कोमा लो कोमा वो, है ना, यो रो लो वो और हो, कौन सा वर्ण है रे, अंतस्थ वर्ण, है ना, यो रो लो वो हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, हो जाता है। देखो बढ़िया से समझ लो, क्या कहा कि यदि विसर्ग के पहले ओ हो और बाद में भी ओ हो, या मान लेते हैं कि अगर ओ नहीं है तो उस जगह पर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण होगा, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण होगा, या ये सब में से भी कोई नहीं है तो अंतस्थ वर्ण या र ल व या ह, इसमें से भी अगर कोई रहेगा तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। जैसे देखो
एग्जाम्पल में हम समझा रहे हैं, मनः जोड़ गति, मनः जोड़ गति क्या है? विसर्ग के पहले ओ है, विसर्ग के पहले ओ है, और ओ के बाद देखो कवर्ग का तीसरा अक्षर है, कवर्ग का तीसरा अक्षर है ना। तो क्या कहा है कि विसर्ग का ओ होगा, तो म लिखे, न लिखे, अब विसर्ग खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? ओकार होगा, गति। संधि समझ पा रहे हो? क्या हुआ कि विसर्ग खत्म हुआ और विसर्ग के बदले ओ आ गया, इसलिए क्योंकि यहां पे विसर्ग के बाद कवर्ग का तीसरा अक्षर था, तीसरा नहीं होकर के अगर यहाँ पर चौथा रहेगा फिर भी होगा चेंज, ओ ही बनेगा, पांचवा रहेगा फिर भी ओ ही बनेगा, यार लवा में से कोई रहेगा फिर भी ओ होगा, या फिर ये क्या बोल रहा है और रहेगा, तो समझ गए, और रहेगा तो भी जो क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। ओ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर, या फिर यार लवा, याद रहेगा। इतना चीज समझ लो कि विसर्ग के बाद ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा? विसर्ग खत्म हो जाएगा और विसर्ग के जगह पर ओकार आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, ये पहला नियम था, और इसी में देखो दूसरा और समझो, एगो मनः जोड़ अनुकूल, देखो समझो, मनः जोड़ अनुकूल, समझो क्या है? विसर्ग के बाद ओ आया है, विसर्ग के बाद ओ आया है, तो अब क्या करेंगे? म न, विसर्ग को खत्म करें, ओकार होगा और खत्म हो जाएगा। मनोनुकूल आया? समझ में आ रहा है? बस संधि इसी तरह से हो रहा है, विसर्ग देखना है, विसर्ग के बाद वाला अक्षर देखना है, विसर्ग देखना है, विसर्ग के बाद वाला अक्षर देखना है, इसी जगह पे ओ होना चाहिए, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर होना चाहिए, या योर अलावा होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? ये विसर्ग संधि का पहला नियम, मार्कर में जल्दी लो। अब देखो विसर्ग संधि का दूसरा नियम जो है वो रॉ में चेंज होता है। रॉ में कैसे होता है अभी वो भी हम लोग समझेंगे। क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ओ आ, यदि विसर्ग के पहले क्या होगा? ओ आ। पहले बात को समझ लो, उस बार हम जो बता रहे थे अभी जस्ट पहले, तो विसर्ग के बाद, लेकिन आप समझा रहे हैं कि विसर्ग के पहले, जहां विसर्ग होगा उस विसर्ग के पहले ओ या आ होना चाहिए। ठीक है, विसर्ग के पहले ओ आ को छोड़ करके, ओ आ को छोड़ करके, मतलब ओ आ नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ करके कोई दूसरा स्वर होना चाहिए, लेकिन स्वर वर्ण, समझे? होना चाहिए क्या? स्वर वर्ण। अब 11 तो स्वर वर्ण है तुम्हारे सामने, तो उसमें से ओ आ को माइनस कर दो, 9 ठो इधर और बचा हुआ है, उस 9 में से कोई एक होना चाहिए। अब देखो कोई दूसरा स्वर, और बाद में आ, बाद में क्या होना चाहिए? आ, अथवा तीसरा चौथा या पांचवा, तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर, अथवा यर लव में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रो होता है। देखो क्या कहा है, यदि विसर्ग से पहले, ठीक है, ओ आ को छोड़कर ओ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, अन्य स्वर आए तथा बाद में मतलब विसर्ग के बाद, है ना, बाद में तीसरा चौथा वो पांचवा
या, यो रो लो वो, हो तो विसर्ग का रो हो जाता है, विसर्ग का रो हो जाता है। देखो जैसे निहजोड़ आशा, निहजोड़ आशा, समझो संधि को। विसर्ग से पहले देखो, विसर्ग से पहले देखो क्या है, हर्षिकार लगा हुआ है, ओआ नहीं ना है। क्या कहा, विसर्ग से पहले ओआ को छोड़ करके होना चाहिए, ओआ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर होना चाहिए। हर्षिकार है तो स्वरवर्ण तो है, लेकिन ओआ को छोड़ा हुआ, ओआ को साइड किए हुए हैं, तो ये हर्षिकार है। अब इसके बाद देखो भिन्न स्वर है, हर्षि के बाद हर्षि नहीं ना है, भिन्न स्वर आ गया। अब क्या है कि यहाँ पे अगर आ है दिया हुआ, अगर आ नहीं होता तो यहाँ पे तीसरा अक्षर भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, समझे। हर जगह पर तुमको इस तरह का नहीं मिलेगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, पांचवा भी होगा, कहीं पे योर लव होगा। तो ये चीज अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो कि तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर या पांचवा अक्षर या योर लव में से कोई वर्ण रहे तो संधि उसी तरह होगा जिस तरह भी हम बता रहे हैं, समझे। अब यहाँ पे देखो विसर्ग के पहले अ नहीं है, भिन्न स्वर है, और विसर्ग के बाद इधर भी क्या है, भिन्न स्वर है। भिन्न स्वर इसलिए क्योंकि इसके समान स्वर ये नहीं है, ये हर्षिकार है तो इधर भी हर्षिकार होता, तब समान स्वर होता, समझे, या इसका दीर्घ रूप होता, लेकिन ये भिन्न स्वर है, ये भिन्न स्वर है। अब इसका संधि किस तरह से होगा तो समझ लो, पहले 9 हर्षिकार दिए, ठीक, विसर्ग जो है रो में बदल जाएगा। विसर्ग किस में बदलेगा, रो में बदलेगा, तो रो लिख दिए है, दिक्कत नहीं है। अब आकार की मात्रा रो के साथ आएगी, चलिए लिख दिए। अब यहाँ पे बचा क्या रे, सा को लिख देते हैं, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत। देखो अब तुम्हारा दूसरा संधि निहजोड़ जन, समझो, देखो समझने की कोशिश करो। निहजोड़ जन, विसर्ग के पहले देखो अ नहीं है, नहीं ना है, यहाँ क्या बोला, विसर्ग के पहले अ को छोड़ देना, अ को छोड़ के दूसरा स्वर आया, हर्षिकार आ गया। उसके बाद देखो च छ जो तीसरा अक्षर है कि नहीं है, है, चवर्ग का तीसरा अक्षर है, यहाँ पर चौथा भी होगा, पांचवा भी होगा, यहाँ पे लेकिन हमको तीसरा दिया गया, ठीक, ध्यान देना। तो संधि ये हमको कंफर्म मालूम है कि अगर तीसरा अक्षर है, विसर्ग के पहले अ नहीं है, तो विसर्ग रो में बदलेगा। विसर्ग किस में बदलेगा, 9 में बदलेगा। तो अब इस बात को समझ लो, नी लिख देते हैं, विसर्ग रो में बदलेगा, तो ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, नी रो जो नो, क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, विसर्ग रो में बदलेगा तो वो बात सही है, आगे कोई मात्रा नहीं है, आगे क्या है, कोई मात्रा नहीं है। देखो यहाँ विसर्ग में बदले थे, आकार की मात्रा थी, यहाँ कोई मात्रा नहीं है, जो को कहाँ फेंकोगे, जो को फेंकना नहीं है, जो भागेगा भी नहीं, बस विसर्ग रो में बदल जाता है, नियमित नहीं है। तो क्या करते हैं, इसको जो के साथ लिखते हैं, जैसे आ के साथ रो को लिखते हैं ना, रो में आकार जोड़ दिए, तो अब यहाँ पर जो के साथ रो अटैच होगा, जो के साथ रो मिलेगा, और जो के साथ जब रो मिलेगा तो क्या होगा पता है, जो लिख करके ऊपर में रो चढ़ जाएगा, और नो, ये हुआ निर्जन, ये विसर्ग रो में बदल गया, जो और रो संयुक्त हो गया, समझे। लेकिन रो का मात्रा कम था, जिसके कारण वो रेप बन गया, यहाँ पे इस तरह का रो नहीं बना, समझ में आया। ये अलग से रो नहीं हो सकता, जब आगे मात्रा, जैसे यहाँ पर और रहता तो यहाँ रो अलग से होता, समझ में आया। जैसे यहाँ आ था, रो आकार अलग से हुआ, समझ में आया। ये हो रहा है तुम्हारा विसर्ग संधि का दूसरा नियम में, क्या हो रहा है कि विसर्ग रो में बदल रहा है। पहला संधि में क्या पढ़े थे, विसर्ग ओ में बदल रहा था, यहाँ विसर्ग रो में बदल रहा है, ठीक है। चलिए अब तीसरा नियम हम लोग जानते हैं, विसर्ग तालव्य स्व में बदलेगा। विसर्ग क्या होगा, तालव्य स्व में बदलेगा, इसमें किसी को दिक्कत,
देखो तीसरा नियम में क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले स्वर होगा, यदि विसर्ग से पहले स्वर हो और बाद में चौचो, और बाद में चौचो, बाद में चौचो रहे, तो विसर्ग तालाब से हलंत में बदलेगा, तो विसर्ग का तालाब विश्व हलंत हो जाता है। बात को समझो, संधि आसान है। क्या हो रहा है, जैसे दो निजोर छल, निजोर, देखो क्या हुआ है, विसर्ग का बीच में, विसर्ग के पहले क्या हर्षिकार है? हर्षिकार क्या है, स्वरवर्ण है कि नहीं है? स्वरवर्ण है। विसर्ग के पहले हर्षिकार की मात्रा लगी हुई है, हरस ई जो है स्वरवर्ण है या नहीं है? है। तो स्वरवर्ण है, ये चीज हम जान चुके हैं। जोड़ करो, क्या है, छ आया है, छ आया हुआ है। तो अब देखो क्या है कि जब इस तरह का नियम, इस तरह का जब संधि दिख रहा है तो विसर्ग क्या होगा, विसर्ग क्या होगा, तालाब सो का हलंत में बदल जाएगा। ये चीज तो जानते हैं। तो क्या करेंगे, नौहर्षिकार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ विसर्ग को क्या करो, तालाब सो हलंत में बदल दो, ठीक है। हलंत हो गया है ना, चलो बन रहा, संधि बना रे। देखो दूसरा, देखो निजोर चाय, निजोर, वहां छ था, यहाँ च था, बाद में की कुछ चेंज नहीं है। क्या लिखेगा, समझ में आ रहा है? देखा, विसर्ग तालाब सौ में बदल रहा है, विसर्ग तालाब विश्व में बदल रहा है। बस ये विसर्ग संधि का तीसरा नियम था, और इसमें कोई दिक्कत? चलो विसर्ग संधि का चौथा नियम देखो, मूर्धांश स्व में बदलेगा। यदि देखो, यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, विसर्ग के पहले क्या रहेगा, ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ रहे, और बाद में, और बाद में क्या होगा, क ख ट ठ प फ, यही ना, बाद में क ख ट ठ प फ। कोई वर्ण रहे तो विसर्ग मूर्धांश हलंत में बदल जाएगा। बदल जाएगा। देखो संधि किस तरह से होता है, निजोर कपट, निजोर कपट, क्या हुआ है, विसर्ग के पहले हर्षी है, और उसके बाद देखो को आया, यहाँ पे को के बाद को आएगा, कहीं छो खो आएगा, कहीं टो कहीं ठो, ठीक है। तो को खो टो ठो प फ में से कोई आ जाएगा विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद ये को खो टो ठो प फ में से कोई भी आ जाएगा। लेकिन विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ ही होना चाहिए, यहाँ लिख दिया है, विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ, यही दोनों में से कुछ होना चाहिए। अगर होगा तो विसर्ग क्या होगा, मूर्धांश स्व हलंत में बदलेगा। तो क्या करोगे, नौहर्षिकार लिखो। अब विसर्ग खत्म होगा, मूर्धांश स्व का हलंत होगा, कपट लिख दो। संदेह हुआ, समझ पा रहे हो? ये क्या होता है कि यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ रहे और बाद में
क ख ट ठ या प फ में से कोई भी वर्ण रहे तो विसर्ग क्या होगा, मूर्धांश हलंत में बदल जाएगा। बस संधि में कुछ नहीं हुआ है। विसर्ग के पहले हर्ष स्वीकार है, उसके बाद क था, विसर्ग को क्या किए, मूर्धांश हलंत में बदल दिए हैं। बाद बाकी जो है जैसे है वैसे है। देखो चेंजिंग कुछ नहीं है, सेम लिखा हुआ है, बस विसर्ग हटा है, यहाँ पे मूर्धांशों का हलंत दिख रहा है और कुछ नहीं है। समझे? अब देखो दूसरा, निह जोड़ पाप। देखो विसर्ग है, विसर्ग के पहले हर्षिकार है, यहाँ पे पो है, तो क्या होगा रे, निष्पाप। संधि हो रहा है। जैसे देखो निह जोड़ फल, निष्फल हुआ, हो रहा ना। बस ध्यान रखना है, हर्षईकार और हर्षउकार ये विसर्ग से पहले होना चाहिए और बाद में प फ ट ठ या क ख। समझे? यही तीन हो, मतलब कि 3 वर्ड का रहना चाहिए और वो भी 2-2 अक्षर शुरुआत का। समझ रहे हो? रहेगा क्या होगा, मूर्धांशों में बदल जाएगा। ये तुम्हारा विसर्ग संधि का चौथा नियम था। इसमें किसी को दिक्कत? चलिए आइए देखते हैं विसर्ग संधि का 5वां नियम। हम लोग 5वां नियम में क्या होता है कि विसर्ग जो है दंत हलंत में बदल जाता है। दंत हलंत में कैसे बदलता है? देखो 5वां नियम है कि यदि विसर्ग के बाद, समझ रहे हो, ए क्या कर रही है तुम, यदि विसर्ग के बाद त या दंत स रहे तो विसर्ग का दंत स हलंत हो जाता है। ठीक है? विसर्ग का दंत स हलंत हो जाता है। जैसे देखो निह जोड़ तार, निह जोड़, क्या कहा कि विसर्ग के बाद तो या सो देखना और कुछ नहीं करना है। विसर्ग के बाद तो या सो देखना है, विसर्ग से पहले कुछ नहीं देखना है। ठीक है? तो विसर्ग के बाद देखो तो है, तो विसर्ग दंत सो हलंत में बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा। नी, देखो ये हलंत हो गया, तार लिख दो। ठीक है? नमः जोड़ ते, देखो विसर्ग के बाद तो है, क्या लिखोगे, नमस्ते। संधि हो रहा है। निह जोड़ सार, क्या बनेगा, नी, दंतों का हलंत होगा, अब ये सोच के साथ संयुक्त करेगा, निस्सार। समझ में आ रहा है? यह है तुम्हारा विसर्ग संधि का 5वां नियम। विसर्ग संधि का 5वां नियम कि यदि विसर्ग के बाद तो या दंसो रहे, यहां देखो दंसो मिला ना, तो अगर तो रहे या दंसो रहे तो चेंज कुछ भी नहीं, विसर्ग का दंसो हलंत होगा। विसर्ग का क्या होगा, दंसो हलंत हो जाएगा, यानी कि दंसो आधा होकर के वहां पे ठहर जाएगा। बाद बाकी जो जैसा है लिख लो। ये तुम्हारा, अब देखो हम लोग विसर्ग संधि का 6ठा नियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें विसर्ग लोप हो जाता है। विसर्ग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। विसर्ग अपने आप खत्म हो जाता है। अब देखो कैसे खत्म हो जाता है, अभी हम समझाते हैं विसर्ग का लोप कैसे होता है। तो इसका सीधा समझ लो कि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद रो रहे, क्या होगा, रो हो, यदि विसर्ग के बाद रो हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है?
क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देना कि यह विसर्ग के बाद जहां र रहेगा, विसर्ग के बाद जहां र रहेगा, तो विसर्ग से पहले हर्षिकार की मात्रा रहेगी। क्या होगा? हर्षिकार की मात्रा रहेगी। जब विसर्ग खत्म होगा तो यह हर्षिकार दीर्घिकार में बदल जाएगा। हर्षिकार क्या होगा? दीर्घिकार में बदल जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? देखो, यदि यहां जैसे विसर्ग के बाद पढ़ रहे हो, ठीक है, विसर्ग के बाद पढ़ रहे हो, विसर्ग के पहले हर्षिकार की मात्रा रहेगी। ठीक, विसर्ग के पहले हर्षिकार की मात्रा रहेगी, विसर्ग के बाद रहेगा र। अब रो रहेगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग गायब हो जाएगा। और विसर्ग जैसे ही गायब होगा तो क्या होगा? दोनों वर्ण आपस में मिल जाएगा। विसर्ग खत्म, दोनों वर्ण आपस में मिल जाएगा, लेकिन जो हर्षिकार की मात्रा होगी वो दीर्घिकार में बदल जाएगा। हर्षिकार की मात्रा दीर्घिकार में बदल जाएगा। देखो कैसे बदल जाएगा, हम बता दे रहे हैं। जैसे निह जो रोग, समझे? हर्षिकार है ना, विसर्ग खत्म हो जाएगा, ये उधर जाके दीर्घिकार में बदल जाएगा। समझे रे? समझे? यह हर्षिकार उधर जाके कब बदलेगा? जब विसर्ग भाग जाएगा। जब तक विसर्ग रहेगा यह हर्षिकार में रहेगा। समझे? जहां विसर्ग के बाद र रहे तो विसर्ग का गायब हो जाता है, विसर्ग लोप हो जाता है। ठीक, अगर उससे पहले हर्षिकार की मात्रा है तो वह दीर्घिकार में बदल जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो दूसरा में देख लो, जैसे निहजोर रज, निहजोर क्या बनेगा रे? हर्षिकार दीर्घिकार में बदलेगा। हर जगह पे ऐसा ही होता है। यह तुम्हारा विसर्ग संधि का छठा नियम था। अब विसर्ग संधि का हम लोग लास्ट नियम, सातवां नियम पढ़ने जा रहे हैं। विसर्ग संधि खत्म होगा, इसमें किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। बस हम लोग लास्ट पढ़ने जा रहे हैं। विसर्ग संधि का सातवां नियम है। इसमें क्या होता है? विसर्ग में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। विसर्ग में कोई भी चेंजिंग, विसर्ग चेंज ही नहीं होगा, जैसे का तैसे रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बस लास्ट संधि है, इसको बढ़िया से तुम लोग समझो। विसर्ग कब चेंज नहीं होता है, कब विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है? तो हम लोग जानते हैं कि यदि विसर्ग के पहले, यदि क्या होगा? विसर्ग के पहले ओ होगा। क्या होगा? यदि विसर्ग के पहले ओ होगा और बाद में को या पो रहेगा, बाद में क्या रहेगा? को या पो रहेगा, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखो हम लिख देते हैं, यदि विसर्ग के पहले ओ हो, विसर्ग के पहले ओ हो और बाद में को या पो, यही ना, को या पो हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो समझने की कोशिश करना। जैसे देते हैं अंतःजोड़ करण, बात को समझो। तो में ओ है, तो में ओ है, और विसर्ग के बाद देखो को है। कहने का मतलब विसर्ग में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। सिर्फ जोड़ का चिन्ह हटा देगा ना तो सही हो जाएगा। ऐसे बनेगा, ये बस यहां से कटेगा, ये बात याद रखना। जोड़ का चिन्ह नहीं होगा वो ठीक है, विसर्ग भागेगा नहीं वो भी ठीक है, लेकिन दोनों को सटा के कभी मत लिखना। अंत अलग रहेगा, करण अलग रहेगा। ठीक, ये हो गया। जैसे देखो प्रातः जोड़ काल, देखो विसर्ग के बाद क है, विसर्ग के बाद क है, विसर्ग से पहले ओ है, कोई दिक्कत? अरे समझ पा रहे हो? कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्या हुआ? विसर्ग से पहले देखो ये तो है ना रे,
तो से ओ की मात्रा निकलती है, तो जोड़ ओ बराबर तो। इसमें भी दिक्कत है किसी को? ये नहीं समझ पा रहे हो? तो में ओ निकलता है। बस संधि लास्ट हो चुका है। अब जो है आप लोग इसको जा करके 20-20 उदाहरण 30-30 उदाहरण दे करके अपने से बनाइए, समझिए, समझे? बाद बाकी जिसको भी दिक्कत हो फिर से क्वेश्चन कर सकते हैं, समझे? संधि लास्ट हो गया तुम लोग का। अब जो है इसके बाद हम लोग समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। समास के बारे में बताएंगे, क्या होता है समास, कैसे समास को पहचानेंगे, समासिक शब्दों का समास विग्रह कैसे किया जाता है, समझे? इस चीज के बारे में जानेंगे। समास भी आसान तरीका से, आसान भाषा में तुम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे हम, और जो है तुम लोग उसको धीरे धीरे सबको अपना संग्रहित करते जाओ, ठीक है? बाद बाकी संधि का क्लास कैसा लगा तुम लोग को? अच्छा लगा? चलो बहुत बढ़िया। जिसको जिसको समझ में नहीं आया होगा फिर से पूछो, समझो, और जो है उसको उतारो।